सही से जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने इससे पहले अपने दोस्तों से मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए खिताब किया था, और ये जुल्फ़कार अहमद अब्बासी चैनल है, इस पर मैंने खिताब किया था। आज दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने 2 मसले बयान कर रहे हैं। एक तो जो आजकल चल रहा है जहाज़रानी के शोबे का, कि जहाज़ एक आया सोयाबीन लेकर और उसको बगैर सोचे समझे बर्थ अलॉट कर दी गई और बंदरगाह में आ गया। जहाज से कार्गो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और उस कार्गो सोयाबीन जो कि बोरियों में होना चाहिए था बंदरगाह में डिस्चार्ज करने के लिए, उसको ओपन डिस्चार्ज किया गया बल्क में से। और उसकी डस्ट जो है केमाड़ी और इसके सराउंडिंग एरियाज में लोगों की अमवात वाक़या हो गई। इन अमवात की वजह सोयाबीन डस्ट थी। ये कोई नई बात नहीं है कि सोयाबीन डस्ट से पहली दफ़ा लोग मरे हैं। इससे पहले भी स्पेन में तकरीबन 53 अशखास मर चुके थे, और कराची जैसी पोर्ट जो कि बिल्कुल आबादी के अंदर वाक़या है, बंदरगाह से निकलो तो साथ ही पूरा केमाड़ी में हज़ारों लाखों लोग रहते हैं। उससे साथ साथ क्लिफ्टन का एरिया है, क्लिफ्टन के साथ में डिफेंस लगता है, और ये सारे इलाके मुतासर हुए, जिसकी वजह से 18 तकरीबन अमवात वाक़या हो गई हैं। अब इस बात को छुपाने के लिए बहानाबाजी हो रही है कि ये अमवात सोयाबीन से नहीं हुई है, जबकि सोयाबीन के जहाज को बंदरगाह के अंदर आने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए थी। मौसम बिल्कुल साजगार है। कराची पोर्ट के बाहर एंकरेज के ऊपर बार्जिस के अंदर कार्गो डिस्चार्ज बोरियों में भर के बार्जिस के ऊपर इस कार्गो को डिस्चार्ज किया जा सकता था, मगर ऐसा ना किया गया। इसकी वजह मरीन डिपार्टमेंट की नाअहली है। मैंने फेसबुक के ऊपर भी लिखा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेकर उनको भी सजा दी जाए। अब मैंने सुना है कि जो टीवी की न्यूज़ है कि जहाज को बोला है बंदरगाह से बाहर निकलो, आप कार्गो और डिस्चार्ज इधर नहीं होगा, मगर जहाज का कप्तान कहता है मेरा जहाज अब स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है? कानून के मुताबिक जहाज को हर वक्त स्टेबल होना चाहिए। किसी वक्त भी पोर्ट अथॉरिटीज ऑर्डर दे सकती हैं कि जहाज को पोर्ट से बाहर निकालो। पोर्ट में आग लग जाए तो पूरी बंदरगाह खाली कराई जा सकती है। तो अगर ये स्टेबिलिटी का कुछ मसला है तो जहाज को और कप्तान को फौरी फाइन किया जाए, जुर्माना किया जाए और उनसे वसूल किया जाए। कई अनस्टेबल जहाज दुनिया की कई बंदरगाहों में डूबे हैं। अगर यही जहाज अनस्टेबल है, बंदरगाह में खड़ा है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारे मुल्क का नुकसान होगा, बंदरगाह का नुकसान होगा, बंदरगाह की बदनामी होगी। एक तो अनस्टेबल जहाज, दूसरा अनस्टेबल जहाज के बावजूद इसके ऊपर जो सोयाबीन लोडेड है, उस सोयाबीन से खतरात वाबस्ता है। जहाज अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करने के कई तरीके हैं। मैंने जहाज के ऊपर 50 साल से ऊपर नौकरी की है, मुलाजमत की है। इस सिलसिले में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, तालीम भी दी है लड़कों को।
ये जहाज को स्टेबल करने के लिए बिल्कुल खाली हो जाए तो टैंक्स होते हैं जहाज के ऊपर, जिनमें डबल बॉटम टैंक होते हैं, विंग्स टैंक होते हैं और दूसरे बल्लास्ट टैंक होते हैं। 4 पिक टैंक बहुत बड़ा टैंक होता है। बाद जहाजों में आफ्टर पीक टैंक होता है, वो भी बलास्टिक के लिए यूज होता है, और बाद जहाजों में आफ्टर पीक टैंक को पानी के स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो ये टैंक भरकर किसी भी वक्त जहाज को स्टेबल किया जा सकता है। मगर ये बहानाबाजी अगर कप्तान कर रहा है कि जहाज स्टेबल नहीं है तो ये उसका कसूर है। उसके इस कसूर की वजह से उसे जहाज को और कप्तान को जुर्माना होना चाहिए और मरीन डिपार्टमेंट को फौरन जहाज का कंट्रोल संभाल कर इसको स्टेबल करें, इससे पहले कि बहुत बड़ा सानिया वाकया हो जाए। अगर ये नहीं करते हैं, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, टीवी के ऊपर कोई जिम्मेदार मरीन डिपार्टमेंट का आकर अपना बयान दे और बताए कि जहाज के ऊपर, जहाज को अंदर आने की किसने इजाजत दी और अब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इनएक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं अभी मरीन डिपार्टमेंट में और ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ कम है। पाकिस्तान में ऐसे मौके के ऊपर इमरजेंसी में लोग मुफ्त काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने खुद फेसबुक में भी ऑफर दी है कि मैं अवेलेबल हूं फ्री सर्विसेज फॉर एनी एडवाइस, फॉर एनी इंक्वायरी। मरीन डिपार्टमेंट को तो ये इंक्वायरी करनी ही नहीं चाहिए, चूंकि वो तो जिम्मेदार आन है, उन्होंने तो इस जहाज को इजाजत दी और अंदर आया और लोग मरे। उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। जिनके खिलाफ एक्शन होना है तो वही कैसे ये इंक्वायरी करेंगे। तो ये इंक्वायरी न्यूट्रल लोगों से कराई जाए, जो मरीन डिपार्टमेंट वालों के दोस्त नहीं हूं, इनाम याफ्ता नहीं हूं। इसलिए ये मुल्क का मसला है, हमारी बंदरगाह का मसला है। जहाज अनस्टेबल होने की वजह से अगर डूब गया तो अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा, मुल्क की बदनामी अलग होगी। ये तो मसला था हमारे जहाज के बंदरगाह का जो आजकल दरपेश है। और पता था कि जहाज सोयाबीन लेकर आ रहा है और इसमें क्या खतरात है इनको पता होना चाहिए था पहले से, क्योंकि जब जहाज पहुंचने वाला होता है उससे पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस जहाज के अंदर कौन सा कार्गो है। इसलिए उनको पहले ही मीटिंग कॉल करके फैसला कर लेना चाहिए था इस जहाज के साथ क्या किया जाए। इसका इलाज ये था कि इसको एंकरेज के ऊपर बोरियों में डाल के लाइटरेज के करके बार्जेज में बोरियां लोड करके इसको बंदरगाह में लाया जाता और कंसाइनीज को शिफ्ट किया जाता। इसका खर्चा ना तो पोर्ट ने देना था, ना ही मरीन डिपार्टमेंट या बंदरगाह वालों ने देना था। ये तो ऑनर और कंसाइनीज और शिपर और ये सब उनकी जिम्मेवारी है। अब जो लोग मरे हैं इनके लिए भी तो क्लेम करना होगा कि इनको कंपेंसेशन कौन देगा। इनकी फैमिलीज, गरीब लोग मरे हैं, उनका कैसे अदाला किया जाएगा कि उनकी मदद की जाए और वो आने वाली जिंदगी अल्लाह की मदद से सुकून से गुजारे। ये तो था जहाज के बारे में जो सोयाबीन लेके बंदरगाह में खड़ा है, अनस्टेबल है, खतरा है, मगर खतरात से निपटने के लिए कोई भी
तैयार नहीं है। अभी तक कोई नहीं मालूम कि कितना जुर्माना किया है जहाज को, क्या अनस्टेबल शिप क्यों हो गया है। अब मैं दूसरे मसले पे आता हूं। सियासत चल रही है, इमरान खान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, होती रहेंगी, मगर इमरान खान दिलेर आदमी है, तमाम साजिशों का मुकाबला कर रहा है और इस मुकाबले में मुझे उम्मीद है वो जीतेगा। मुल्क की भलाई के लिए काम कर रहा है। लोग बदनामी कर रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर सब झूठे इल्ज़ामात हैं। मुस्लिम लीग जो पावर में आई, ये तो 1906 में इसका क़याम हुआ, मगर उससे पहले सर सैयद अहमद खान ने तायद की थी कि मुसलमानों के लिए अलग जमात होनी चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। लेकिन ये बात मुस्लिम लीगियों को समझ में आई, मगर देर से आई। और फिर 24 मार्च को 1940 को मुस्लिम लीगियों ने करारदाद पास की मीनार पाकिस्तान पर। ये उस वक्त मीनार नहीं था, बाद में एक निशानी के तौर पे इसको मीनार वहाँ उस जगह में बनाया गया, मिंटो पार्क। और मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की फरमाइश कर दी, डिमांड कर दी, और इस मुल्क का नाम पाकिस्तान होगा। ये करारदाद पास हुई, पाकिस्तान बना। कायदे आज़म जिंदा थे, कायदे आज़म गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान 2 नंबर उनके सीनियर कायदे आज़म, और सेकंड लियाकत अली खान वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल कायदे आज़म। कायदे आज़म के मरने के बाद मुस्लिम लीग का शिराज़ा बिखरना शुरू हो गया था, मगर दुश्मनों ने लियाकत अली खान को लियाकत बाग में गोली मारकर कत्ल कर दिया। और फिर उनकी कोई फैमिली आगे नहीं आई सियासत में कि ये तो मेरी जो है वो पार्टी है। खानदान ने इस पार्टी को नहीं लपेटा, अपने नाम नहीं लगाया। फिर अयूब खान आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर पावर में आए, कन्वेंशनल मुस्लिम बनाई, और ये मुस्लिम लीग पावर में रही। पावर में रहने के बाद आखिर उनको जाना था, हालात ख़राब हो गए। क्या हुआ था शुरू में? तो ये हुआ कि चीनी 4 आने महंगी कर दी गई, लोग सड़कों पे निकल आए। और अयूब जो कि ही हीरो था, दुनिया में आज भी जाना जाता है कि उसने मुल्क के लिए तरक्की का काम किया और मुल्क को बनाया। जितनी तरक्की अयूब खान के दौर में हुई, आज तक किसी दौर में नहीं हुई। आप देखें, तरबीला डैम, मंगला डैम, रावल डैम और जितने भी डैम बाकी बने हैं, किसके दौर में बने? सिर्फ अयूब खान के दौर में। उसके बाद में डिक्टेटर भी आए, मगर कोई तरक्की का काम नहीं किया। और अयूब खान के जाने के बाद मुस्लिम लीग तो ख़त्म हो गई, शिराज़ा बिखर गया। और याया खान आए। याया खान भी बड़े बदनाम होकर निकले अपनी हुकूमत से। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि अलग हो चुके थे, अयूब खान थे, इख्तलाफ करके पीपल पार्टी बनाई, और पीपल पार्टी पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। हम सब लोग पूरे पाकिस्तान में पीपल पार्टी के लोग थे। मैं क्या था? पीपल पार्टी का था। मेरे भाई क्या थे, मेरे रिश्तेदार क्या थे, शाह खान अब्बासी की फैमिली क्या थी, सब पीपल पार्टी में थे। उस वक्त कोई मुस्लिम लीग नहीं थी। मुस्लिम लीग ग्रुपों में तकसीम हो चुकी थी, और कोई काबिल कदर ऐसा बंदा नहीं जिसका नाम लिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के लिए काम करना शुरू किया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला हम घास खाएंगे, इंडिया के पास एटम बम है, उन्होंने तजुर्बे किए हैं, हम भी एटॉमिक पावर बनेंगे। इसकी वजह से दुनिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हो गई और आखिर दुनिया वालों ने, पाकिस्तानियों ने मिलकर दुनिया वालों के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई। वो फांसी चढ़ गए। वो जब फांसी चढ़े तो ज़िया-उल हक ने ये फांसी चढ़ाई थी। ज़िया-उल हक जो है वो पावर में था। ज़िया-उल हक को तो अपनी मौत नज़र आ रही थी। उसे पता था कि आर्टिकल 673 में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी, जिनमें ये था कि जो मार्शल लॉ लगाएगा उसको मौत की सज़ा होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया, एक जाली कत्ल केस जो कि उसने नहीं किया था, मगर ज़िया-उल हक के दबाव की वजह से जज मजबूर हुए और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ फांसी का फैसला सुनाया। मार्शल लॉ लगा हुआ था, आर्मी की हुकूमत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। फांसी होने के बाद ज़िया-उल हक ने अपनी तरफ से जमहूरियत की तरफ आने की कोशिश की, नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन कराए। चूंकि ज़िया-उल हक को पता था अगर पार्टी बेस पे कराए तो पीपल पार्टी फिर वोट लेके हुकूमत में आ जाएगी, इसलिए नॉन पार्टी इलेक्शन हुए। नॉन पार्टी इलेक्शन की काबीना बनी, हुकूमत बनी। जुनेजो को वजीर आज़म बनाया गया। जुनेजो वजीर आज़म बनने के बाद ज़िया-उल हक को कायल कर रहा था कि जमहूरियत की तरफ आओ, ये वर्दी उतारनी पड़ेगी, और वो आर्मी जो गलत हो रहा था उसको भी उस वक्त वो कंडेम कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। इसकी वजह से ज़िया-उल हक ने जुनेजो को भी ना रहने दिया और उसको पावर से हटा दिया, वज़ीर आज़म नहीं रहा और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर पहले तो जलावतन थी, लेकिन जलावतनी तोड़कर मुल्क में आ गई थी। लाहौर में उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ और उस इस्तकबाल ने जाहिर कर दिया था कि बेनज़ीर दोबारा जीत कर पावर में आएगी। इलेक्शन से पहले ज़िया-उल हक को हवाई जहाज में, वो भी एक साजिश के तहत सजा इसलिए दी गई कि ज़िया-उल हक एटम बम बना रहा था। मदद अमेरिका से मिलती गई, वो मदद लेकर मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए उस मदद को इस्तेमाल किया और एटम बम बना डाला, जिसकी वजह से अमेरिका और दूसरी दुनिया के लोग खाइफ थे, मुखालिफ थे और उन्होंने ज़िया-उल हक को हवा में, हवाई जहाज में उड़ा दिया। लेकिन इलेक्शन पहले से शेड्यूल हो चुके थे। फिर दोबारा मिर्ज़ा असलम बेग आर्मी चीफ थे, उन्होंने आर्मी चीफ होते हुए गुलाम इसहाक सदर बन गए और इलेक्शन हुए। इलेक्शन में बेनज़ीर जीत कर आ गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई। 2 साल के तकरीबन अरसा तक वो प्राइम मिनिस्टर रही। उसके बाद गुलाम इसहाक ने करप्शन के इल्जामात लगाकर बेनज़ीर की हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया और 3 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन करने का प्रोग्राम बनाया। उसके बाद इन इलेक्शन में दोबारा नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ के आने के बाद फिर दोबारा गुलाम इसहाक ने
नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसॉल्व किया, जिसके नतीजे में गुलाम इसहाक को भी अपनी सदारत खोनी पड़ी और घर जाना पड़ा। दोबारा इलेक्शन कराने का कहा गया 97 में। दोबारा इलेक्शन में फिर नवाज शरीफ जीत कर आया और बेनज़ीर पहले जीत कर आई थी। नवाज शरीफ की जब असम्बली और हुकूमत डिसॉल्व हुई, उसके बाद में दोबारा करप्शन के इल्ज़ामात लगे, तो दोबारा इलेक्शन 97 में, जिसके नतीजे में दोबारा 97 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन जीत कर नवाज शरीफ दोबारा पावर में आ गया। हर दफ़ा नवाज शरीफ और बेनज़ीर को करप्शन के इल्ज़ामात लगे और इनकी हुकूमतें ख़त्म करनी पड़ी। '99 में जब आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे और वापस आ रहे थे, हवाई जहाज में थे, तो नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन ज़ियाउद्दीन भट्ट की आर्मी वालों ने सपोर्ट नहीं किया और वो मुशर्रफ के साथ थे, जिसकी वजह से आर्मी नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर गिरफ्तार कर लिया, टीवी पर कब्जा कर लिया। जहाज जो मुशर्रफ का आ रहा था, नवाज शरीफ ने ऑर्डर दे दिए थे कि उसको कराची में नहीं उतरने दिया जाए, नवाब शाह उतरेगा। मगर हवा में कुछ घंटे रहने के बाद जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, तो आर्मी वालों ने ऑर्डर दिया जहाज़ को कि अब लैंड कर जाओ कराची एयरपोर्ट पर। कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके जनरल मुशर्रफ ने कंट्रोल संभाल लिया मुल्क का और बाकी जनरलों को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए। नवाज शरीफ जेल में रहा। जेल में रहने के बाद दोबारा इंटरनेशनल कुव्वतों ने, बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने, बिलखुसूस सऊदी अरब, लेबनानी, इन्होंने मिलकर, साद हरीरी और सऊदी, इन्होंने मिलकर नवाज शरीफ को जेल से छुड़ा कर ले गए। नवाज शरीफ ने हुकूमत की, मुशर्रफ ने हुकूमत की और फिर नवाज शरीफ गया था तो 10 साल के लिए, लेकिन वो 10 साल से पहले ही वापस आ गया। कहता रहा मैं 5 साल का था। पहले तो कहा कोई माहिदा नहीं किया था जाने के लिए, मगर बाद में पता चला ये 10 साल का माहिदा था। खुद फिर बोला हाँ 10 साल का था। मुशर्रफ के दौर में दोबारा इलेक्शन हुए, पीपल पार्टी पावर में आई, जरदारी 5 साल सदारत में रहे, पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म 5 साल रहा, हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, फिर इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत कर प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब सोचने की बात यह है कि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था और पनामा केस, पनामा लीक्स आ गई, जिसमें पता चला कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है, नवाज शरीफ ने पैसा खुर्द-बुर्द किया है और पनामा में कंपनियां बनाई हैं। तो उन कंपनियों का हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और एक्शन लेके हमारी अदालतों ने फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ करप्ट है। इतने तक कहा गया कि सिसिलियन डॉन और सिसिलियन माफिया के अलकाबात दिए गए और नवाज शरीफ को ओहदे से बर्तरफ कर दिया गया। ये इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ। इसके बाद नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी
शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो कि एक बहुत अच्छा चॉइस था, इसलिए कि शाहिद खाकान अब्बासी के कोई भी करप्शन के इल्ज़ाम अभी तक नहीं लगे थे, न साबित हुए थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुश असलूबी से 1 साल प्राइम मिनिस्टर रहकर साबित किया कि शाहिद खाकान अब्बासी काम करने के काबिल हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन के इल्जाम लगे, साबित हुए, सजा हुई, शहबाज शरीफ को सजा हुई, मरियम को सजा हुई, और दीगर लोग कई जेलों में हैं। अब मुस्लिम लीगी सपोर्टर कुछ तो बद्दिल हो गए हैं, कुछ अभी तक जो है जान नसार करने को तैयार है। वो अपनी अना की खातर अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं बेशक करप्शन की है, तो लगाया भी था। क्या लगाया था? ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, जिसमें हजारों बिलियन का खर्चा करने के बाद 11 अरब सालाना हुकूमत को खर्च करना पड़ेगा, गरीबों के जेबों से काट के 11 अरब सालाना देना पड़ेगा। कोई ऐसा मंसूबा लगाते जिससे कि इनकम होती, लोगों का फायदा होता, महंगाई कम होती, मगर ऐसा मंसूबा लगा कि जिससे 11 अरब लोगों की जेबों से निकाल कर ऑरेंज ट्रेन चलाना पड़ेगी। ये सब्सिडी से कहलाते हैं कि सब्सिडी देगी हुकूमत। दूसरी ममालिक मलेशिया, तुर्की कोई ऐसा मंसूबा नहीं लगाते जिसमें नुकसान हो। वो सबसे पहले फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, ये मंसूबा बनेगा, इससे मुल्क को कितना फायदा होगा। मुल्क को फायदा होगा तो अवाम को फायदा होगा। मगर ऐसी फिजिबिलिटी ना रिपोर्ट किसी ने बनाई और ना ही पब्लिक की, ताकि लोगों को पता चले कि ये मंसूबा अरबों रुपए का, इससे ये फायदा होगा। अब जो है ये तो अवाम तक है, किसको वोट देंगे, फैसला तो अवाम करेंगी। इमरान खान की हुकूमत में महंगाई आई, इमरान खान को आवाज पहुंची लोगों की कि महंगाई है, तो उसने मसले को प्रायोरिटी दी, और प्रायोरिटी देने के बाद अभी चीजों की कीमतें कंट्रोल में आई हैं और मजीद कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि इमरान खान अवाम की वोटों से बनकर आया है, अवाम से वादे करके आया है, उसको सारे वादे पूरे करने हैं। कुछ वादे तो पूरे कर दिए। इंपोर्ट जो है वो पहले ज्यादा होती थी, अब कम हो गई, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दरामद बरामद का जो खसारा था वो कम हो गया। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, पहले कम थे अब ज्यादा हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क का नाम रोशन हुआ है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। मुल्क ग्रे लिस्ट में था FATF में, अब जो है वो ग्रे से निकल के व्हाइट में आने वाला है। तो ये अगर व्हाइट में आता है तो बहुत बड़ी कामयाबी है। व्हाइट में आने के बाद लोगों का एतमाद बढ़ेगा और लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके ऊपर नवाज शरीफ के दौर में अगर काम होता तो ये ग्रे लिस्ट में इमरान खान को ना मिलता। तो ये तगदो करके अब मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। मेरे भाइयों, ये सोचो कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी हो रही है। मुश्किल हालात में तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। भुट्टो ने कहा था हम 1000 साल तक घास खा के मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। तो वो भुट्टो के अल्फाज थे, वो पूरे हो गए। वो हमारे जर्नलों ने भी बाद में उसके ऊपर काम करके इसको मुकम्मल किया।
हमारी आर्मी की हुकूमतें रहीं, उन्होंने कुछ और किया या नहीं किया, मगर दफा को बहुत ज्यादा मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के ऊपर नजर उठाकर नहीं देख सकती। इसलिए कि हमारे पास जो फौज है वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, 10 दफा कोई सोचेगा कि हमला किया जाए या नहीं किया जाए। मोदी और अमेरिका को पता है कि उनके मिसाइल जब ट्रिगर दबाएंगे तो काम ही नहीं करेंगे। उनको पता है कि बाबरी मस्जिद में मशीनरी भेजी तो वो सब नाकारा हो गई। बाबरी मस्जिद से निकल के मशीनरी गई, जब लेके गए तो दूसरी तरफ जाके वही मशीनरी ठीक कम करने लग गई। ये तो है मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद जो है, जो जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह दुश्मन कभी भी पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र से नहीं देखेगा। अभी कश्मीर के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आगे भी बात करूंगा। आज की वीडियो इतनी ही। अब सब भाइयों से इजाजत मांगता हूं। अल्लाह हाफिज। क्यों तुमको पता नहीं? वो खो गया।